Very good morning, dear students. So first I will explain you about the present tense. In present tense, we have some habitual habits. मीन्स ऐसे ऐसे सेंटेंस जो कि हमारे हैबिचुअल होते हैं या हम वो वर्क डेली करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं. दिस ऑल आर द सेंटेंस विच आर अवर हैबिट्स. जो वर्क्स आप डेली करते हैं, ऐसे वर्क्स जो आप डेली करते हैं या जो एक्शंस आपके द्वारा बार बार होती है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. इन सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे और तेहे आता है. सेकेंड थिंग इज़ दैट फॉर जनरल ट्रूथ्स, कोई जनरल ट्रूथ है उसके लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन. हम सब जानते हैं ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है. उसी प्रकार ऑनेस्टी इज उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कि क्या बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं और उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी हमें पता है कि सन जो है वो पूर्व दिशा से ही निकलता है. एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम दिशा में ही अस्त होता है. तो इसी प्रकार ये जनरल ट्रूथ्स हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसी चीज़ें जो या ऐसे वर्क्स जो कि लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं, उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं, उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. टू टेल स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे, जब हमको स्टोरी बतानी होती है, जैसे हमने कहा कि एक जंगल में एक शेर रहता है और उसके पास बहुत सारे जानवर रहते हैं. तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ताहे, तीहे, तेहे. तो इस प्रकार से हम उसमें भी क्या लगाएंगे, उसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे जब हम कोई स्टोरी किसी को बताते हैं. टू डिस्क्राइब एक्शंस एज दे हैपन, और कोई भी एक्शन जो जैसे होती है वैसे, जैसे कि इन ब्रॉडकास्ट, कमेंट्रीज और स्पोर्टिंग. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्पोर्ट्स चलते हैं तब कमेंट्रीज की जाती है, जो कमेंट्रीज होते हैं कमेंट्री करते हैं. क्रिकेट में देखा होगा कि आपने कभी सहवाग कमेंट्री करते हैं, कभी कपिल करते हैं, और इस तरीके से बहुत से लोग कमेंट्री करते हैं और उसे वो प्रेजेंट टेंस में ही कमेंट्री करते हैं. So our first tense is present simple. As I told you some general ways how we can use the present tense or where we can use the present tense. हम present tense का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब इसके लिए जो सेंटेंस होते हैं उसके सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे आता है. जैसे हम खाना खाते हैं या वह स्कूल जाता है तो लास्ट में ताहे आया है. उसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस, जैसे कि वह बैग ले जाता है, नेहा खाना बनाती है, मोहन दौड़ने जाता है. इस प्रकार से सेंटेंस जिसमें लास्ट में आता है ताहे, तीहे, तेहे, वो हम इसमें अप्लाई करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको लगाना होता है सब्जेक्ट. अब आप बोलें कि मैम सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट में आपको आपकी जो बुक्स के सब्जेक्ट नहीं लगाने, आपके सिलेबस के सब्जेक्ट नहीं लगाने, बल्कि आपको वो सब्जेक्ट लगाना है जिनकी हम बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट जिनकी हम बात करते हैं, जैसे आई सब्जेक्ट होता है. मैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो खाना कौन खा रहा है, मैं, तो मैं क्या होगा, सब्जेक्ट. तुम, यू, वह, ही, ऐसे अप्रॉक्स 10 सेंटेंस होते हैं. मैनी मोर, बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी हम 10 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे. जैसे आई, दे, यू, वी, प्लूरल नंबर, ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर नंबर. दिस ऑल आर द सब्जेक्ट्स. अब इसमें हमें क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है डू और एक होती है डस. डू लगाया जाता है आई, दे, यू, वी प्लूरल नंबर के साथ, और डस लगाया जाता है ही, शी, इट और एनी नेम के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ. अब इसके बाद हमें लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
देन यू हैव टू अप्लाई इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सब लास्ट में क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे हमने कहा कि राम मंदिर जाता है, तो यहाँ पे कौन मंदिर जाता है, राम। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट, राम गोज टू टेम्पल। राम कहाँ जाता है, मंदिर जाता है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, गोज यहाँ पे वर्ब है, और टू टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं लगाई है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है, आपको डायरेक्टली उसमें सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट लगाना होता है। सो वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दैट आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई कुक फूड, यहाँ पे हमने कुक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो अप्लाई की है। इसके बाद जब आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिखना होगा आई डू नॉट कुक फूड। जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस का जो फॉर्मूला बताया है उसमें आपसे ये कहा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फिर मेन वर्ब लगेगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब आपको कब लगानी है, आपको लगानी है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय। तो पहले हमने बनाया है आई कुक फूड, सेकंड नेगेटिव है आई डू नॉट कुक फूड, थर्ड डू आई कुक फूड। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम आगे लगाते हैं। द हेल्पिंग वर्ब शुड बी शिफ्टेड हेड ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट पहले लगाई जाती है बिफोर द सब्जेक्ट। तो हमने लगाया डू आई कुक फूड, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमें बनाना है लास्ट। इसमें हम दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव है, इससे डू को आगे रहने देते हैं, डू आई, और नेगेटिव भी है, इससे अब हम लगाएंगे नॉट, डू आई नॉट कुक फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर अप्लाई करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया आई कुक फूड मीन्स मैं खाना बनाती हूँ या मैं खाना बनाता हूँ। सेकेंड आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। थर्ड डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाती हूँ। और लास्ट है डू आई नॉट कुक फूड, क्या मैं खाना नहीं बनाती हूँ। आप डू नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट सेंटेंस बताया डू आई नॉट कुक फूड, तो आप लिख सकते हैं उसे डोंट आई कुक फूड और फिर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप मेनी सेंटेंस बना सकते हैं। ये थे डू के एग्जाम्पल्स। मैंने आपको बताया कि डू लगेगा सिर्फ आई, दे, यू, वी और प्लूरल नंबर के साथ। इन 5 के साथ आपको लगाना होगा डू। लेकिन डस के सेंटेंस अलग होते हैं और डस के सेंटेंस बनाते वक्त आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखना होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बताती हूँ। डियर स्टूडेंट्स व्हाइल मेकिंग sentence with does you have to remember some rules in your mind। जब आप सेंटेंस बना रहे हैं डस के साथ तो आपको कुछ रूल्स को माइंड में रखना होगा। There are 4 rules which I am going to tell you। फर्स्ट रूल ये है कि whenever your verb is ending with sh, ch, x और o, then you have to apply es in the last of that verb। जब आपकी कोई भी वर्ब डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स और ओ से ख़त्म होती है तो आपको उसके लास्ट में ई एस लगाना होगा। जैसे गो, जी ओ, तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वर्ब में ई एस लगाना होगा। उसी प्रकार जब पुश है तो पुश में पुशेस हो जाएगा, वैसे क्रॉसेस होगा, और वैसे ही आप बहुत सारे वर्ब्स को देख सकते हैं जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, एक्स, ओ और डबल एस आता है। जैसे प्रेस का प्रेसेस होगा, फिक्स का फिक्सेस होगा। सो द सेकेंड रूल इज दैट whenever the verbs ends with se, ce, ge and ze, then you have to apply only s। अगर कोई भी वर्ब के लास्ट में एस ई, सी ई, जी ई या जेड ई आता है तो आपको उसमें सिर्फ एस लगाना है। जैसे चेंज,
चेंज के लास्ट में GE आता है तो आपको चेंजेस लिखना होगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर E आता है तो आपको उसमें SE अप्लाई करना होगा। द थर्ड रूल इज़ दैट इफ़ अ वर्ब एंड्स विथ y and if there is any consonant before the y then you have to remove y and you have to apply IES। अगर कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया अगर y से ख़त्म होती है तो y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो आपको y हटाकर IES लगाना होता है। जैसे कैरी, CARRY, यहाँ y के पहले क्या है, R है, तो आपको y रिमूव करके क्या लगाना होगा, IES। कैरी वुड बी चेंज इन कैरीज। ऐसे फ्राई वुड बी चेंज इन फ्राइज, ट्राई वुड बी चेंज इन ट्राइज। देयर आर मेनी वर्ड्स इन विच y is applied, then we have to remove the y while making the sentence with does। जब भी आप does के सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो वर्ब है उसमें से y रिमूव करके IES लगाना होगा। फोर्थ रूल इज दैट if a verb has a y in the last and if there is any vowel before the y then you have to apply only s। अगर कोई वर्ब है जिसके लास्ट में y आता हो लेकिन y के पहले कोई वोवेल हो तो आपको y को रिमूव नहीं करना है बल्कि y के बाद ही आपको s लगाना होगा। जैसे प्ले, PLAY, y के पहले क्या है, a है, तो हम क्या लगाएंगे उसमें, प्लेस लिखेंगे, 22, BUYS, 22। जैसे आई बाय अ साइकिल, अ बाइसिकल, तो हम यहाँ पे BUY की जगह y के बाद s लगाते हैं। मेनी वर्ड्स आर हियर इन विच एंड्स विद y एंड देयर इज वोवेल बिफोर द y के पहले अगर वोवेल है तो आपको y रिमूव नहीं करना है। तो ये आपके क्या हैं, रूल्स हैं थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर के। इनसे मैं आपको बताने जा रही हूँ अब सेंटेंस। जैसे हमने लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डस लगता है ही, शी, इट और एनी नेम और सिंगुलर नंबर के साथ। तो आपको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा सेंटेंस का फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे लिखा है ही, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया ही प्लेस फुटबॉल। यहाँ पे हमने प्ले के साथ क्या लगाया है, एस, जो हमारा रूल नंबर 4 था उसके अकॉर्डिंग। ही प्लेस फुटबॉल। अगर हमें लिखना है ही चेंजेस हिज ड्रेस, तो चेंज में हमने क्या अप्लाई किया, एस ऑनली, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि चेंज में हमें एस लगाना है क्योंकि ई ऑलरेडी है। वैसे हमने लिखा ही कैरीज अ फुटबॉल सॉरी ही कैरीज अ फुटबॉल, इसमें हमने कैरी में वाई हटाकर IES अप्लाई किया है। सेम ईयर इन द रूल नंबर 1, जैसा रूल नंबर 1 था उसमें हमने ये बताया था कि अगर SS, SH, CH या X आता है तो हमें उसमें सिर्फ उसमें ES लगाना होगा। जैसे ही पुशेस हिम, यहाँ पे हमने पुश की प्लेस पे क्या लिखा है, पुशेस लिखा है। तो जब भी आप सिंपल प्रेजेंट सिंपल का सिंपल टेंस बनाएंगे तो आपको ये रूल्स अप्लाई करने होंगे। लेकिन जब आप इनको नेगेटिव बनाएंगे तो आप हेल्प यू वर्ब लगाएंगे और जो वर्ब है उसमें से आप जो भी आपने SES या IS अप्लाई किया उसको रिमूव करके जो वर्ब की एक्चुअल पोजीशन है वो आपको लिखनी होगी। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो होगा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। थर्ड होगा डज ही प्ले फुटबॉल। फोर्थ होगा डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल द कंटिन्यूस टेंस। एज यू नो दैट कंटिन्यू मीन्स विच इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें कंटिन्यूशन होता है उसे हम कंटिन्यू टेंस कहते हैं। जैसे कि वह घर जा रहा है, या वह घर जा रहा था, या वह घर जा रहा होगा। इन सभी सेंटेंस में रहा, रही, रहे लिखा है, इसीलिए ये सेंटेंस कंटिन्यू टेंस में आते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, इन विच द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब एक्शन क्या हो रही हो उसे। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, दैट मीन्स ये एक्शन क्या हो रही है ना, अभी कंटिन्यूशन में है, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। उसी प्रकार ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में हो रही है, कंटिन्यूशन में, तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यू कहेंगे।
लेकिन मैं आपको पढ़ा रही थी, दैट मीन्स वो पास्ट कंटिन्यू होगा। और मैंने जैसे कहा कि अब मैं आपको पढ़ा रही होंगी, नेक्स्ट टेंस, तो होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। शी इज़ वॉचिंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। शी वॉज वॉचिंग, दिस इज पास्ट कंटिन्यूस। शी विल बी वॉचिंग, दिस इज future continuous tense. This tense is also used for actions which are happening around now and not necessarily at the time of speaking. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग के टाइम पर ही वो एक्शन हो रही हो, उस एक्शन जब आपके आसपास हो रही हो तब भी आप उसके लिए बोल सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, गुलिवर ट्रेवल की एक बुक पढ़ रहा हूँ। Certain verbs on account of their meaning are not normally used in the continuous form they include. कुछ ऐसी verbs होती है जो हम कंटिन्यू में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे लव का लविंग हम यूज़ नहीं कर सकते, लाइफ का लाइविंग नहीं लिख सकते, डिसलाइक का डिसलाइकिंग, हेड का हेडिंग, थिंक का थिंकिंग, बिलीव का बिलीविंग, सपोज का सपोजिंग, ऐसा हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। ऐसे वर्ब में ing अप्लाई नहीं किया जा सकता। So at first I am going to explain you about the present continuous tense. In present continuous, there is a formula of present continuous while writing the sentence. First you have to apply the subject, then main verb, then helping verb, then main verb first form plus ing and object. आपको इसमें main verb की first form के साथ ing लगाना होगा। helping verb इसमें 3 होती है, is, am, are. You have to apply is with he, she, it, anonym and singular number. am with only I के साथ ही am लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। and are with they, you, we and plural number. तो ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन सब्जेक्ट के साथ ही लगाई जाती है। फर्स्ट सेंटेंस रीटा इज़, फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है कि रीता बुक पढ़ती है, तो हमने लिखा कि रीटा रीड्स अ बुक। रीता इज़ रीडिंग अ बुक। अब आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, तो रीता इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। थर्ड होगा इज़ रीता रीडिंग अ बुक। फोर्थ होगा इज़ रीता नॉट रीडिंग अ बुक। ऐसे आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप डियर स्टूडेंट आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इज, एम और आर का यूज़ करके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेयर इट इज़ यूज, वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर पास्ट एक्शंस व्हेन वी थिंक ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है और उनका जो इफ़ेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है, तब हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, दैट मीन्स वो काम हमने कर लिया है, बट हमने क्या कहा कि हमने ये काम कर लिया है, तब हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव क्लीन्ड द मोटर बाइक, मैंने मोटर बाइक साफ कर दी है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एक्शन दैट हैपन्ड ओनली अ शॉर्ट, ऐसी एक्शन जो कि बिल्कुल शॉर्ट होती है उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़, मैंने जस्ट अभी अभी न्यूज़ सुनी है, तब हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने रिसेंटली कोई काम किया है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट एक्शंस दैट हैपेंड इन अ पीरियड लीडिंग अप टू द प्रेजेंट टाइम, मीन्स ऐसी इंडेफिनिट एक्शंस जो कि एक पीरियड को लीड अप कर रही है प्रेजेंट टाइम के लिए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहते हैं। जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पहले से ख़त्म कर चुका हूँ, दैट मीन्स रिसेंटली कोई काम हुआ है तब। फॉर एक्शंस बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड गोइंग ऑन अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग विद सीन्स एंड फॉर फ्रेसेस। आप इसमें सीन्स और फॉर फ्रेसेस लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, क्योंकि उसमें आप कोई जो एक्शन है वो पास्ट में हुई है उसके बारे में बताते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस is used for an action completed before a certain point in the past or before another action happened.
मीन्स जब कोई एक्शन के पहले कोई एक्शन हो चुकी है तब हम उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह घर चला गया था, मीन्स कोई एक्शन हुई उसके बाद। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके घर आया और उसने आपसे पूछा कि मोहन कहाँ है, और आपने कहा कि अरे वो तो घर चला गया था, तो तब हम उस एक्शन के पहले के एक्शन के बारे में जब बताते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। We got to the station at 4:45 but the train had left by the time। क्या बताया गया कि वो 4:45 पर तो स्टेशन पहुँचे, लेकिन उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी। The rain had stopped when we came out। बारिश रुक चुकी थी जब हम बाहर आए। तो एक्शन दूसरी क्या हुई, बाहर आने की, और उसके पहले क्या हुई है, उसके पहले एक्शन हुई है कि बारिश रुक चुकी थी। तो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। When the students had done the experiment, they wrote a report on it। जब सारे स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था तब उन्होंने उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तो रिपोर्ट उन्होंने बाद में लिखी, उसके पहले क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इस वजह से हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि जो वर्क है वो सर्टनली कुछ समय पहले एक एक्शन के जस्ट पहले हुआ है, इसलिए। Now we are talking about the future perfect tense। The future perfect is used for an action that will be completed at some time in the future। हम उस एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो एक सर्टेन टाइम पर हो चुकी होगी, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे I shall have finished my homework by the time, मीन्स इस समय तक तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा या कर लिया होगा। He will have left before you to see him। He will have left before you to see him, मीन्स तुम जब उससे मिलने जाओगे तो उससे पहले ही वो जा चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक्शंस हो चुकी होगी या हो गई होगी, मतलब डेफिनेटली वो वर्क हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द perfect tense like present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense। अब हम इनके सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों टेंस जो होते हैं, इन तीनों टेंसेस के फॉर्मेशन में हमें एक ही फॉर्मूला लगाना होता है। पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो, पास्ट परफेक्ट बना रहे हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना रहे हों। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू हैव टू अप्लाई हैव एंड हैज। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, हैव एंड हैज। इन पास्ट परफेक्ट टेंस देयर इज हैड, हेल्पिंग वर्ब ओनली वन, हैड। एंड इन फ्यूचर परफेक्ट देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, shall have and will have। So first of all I am going to explain you about the present perfect tense। In present perfect tense we have to apply have and has, two helping verb, and have would be applied with I and they, you, we and plural number, and has would be applied with he, she, it, NM and singular number। Same as in example I have cleaned my clothes। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सब्जेक्ट में I, then have, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, माई क्लॉथ्स। जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट क्लीन्ड माई क्लॉथ्स। इंट्रोगेटिव बनाते समय आप लिखेंगे हैव आई क्लीन्ड माई क्लॉथ्स, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखेंगे हैव आई नॉट क्लीन्ड माई क्लॉथ्स या फिर हैवंट आई क्लीन्ड माई क्लॉथ्स। डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है। सेम इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको सेम करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लगाना होता है, प्लस नॉट भी लगाना होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर अप्लाई करना है। थैंक यू।